स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, स्टडी 91 पर आजकल हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं इतिहास के संदर्भ में, और आज की ये 64 यानी 64वीं क्लास है। इससे पहले 63 क्लास ऑलरेडी मैं जो है अपलोड कर चुका हूं। अगर आप पहली बार आज की वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो बाकी अन्य सेशन को जो है और क्लास को जो है आप देखें। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए संजीवनी सिद्ध होगा, ये मेरा दावा है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां जीएस पूछा जाता है और जीएस में जहां हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए ये केमिस्ट्री शानदार है। बहरहाल आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में दूसरा लेक्चर जो है स्टडी कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और खास करके 1947 से पहले की जो कांग्रेस की स्थिति थी उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1947 के बाद के कांग्रेस के तो खैर, और आजकल तो और भी उसका नाम लेने लायक नहीं है। बहरहाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संदर्भ में ये कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, या जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, या 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, जैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। वैसे ये सेशन उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर जीएस एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है। फिर भी ये सिविल सर्विसेज को जो है ध्यान में रख करके इस सेशन को और इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। रात 9 बजे मैं आप लोगों से इतिहास एक्सप्रेस में मिलता हूं, जबकि सुबह 10 बजे नितिन सर आप लोगों से जीएस मिसलेनियस की क्लास में जो है मिलते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का ये पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प में बता रहा है, पहला ऑप्शन, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह कारनामा हुआ था, तो आप कहेंगे कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और अध्यक्ष बनाई गई थी कौन? श्रीमती एनी बेसेंट को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, और ये मूलतः आयरलैंड की रहने वाली महिला, जिनका भारत में आगमन 1893 में 1893 में हुआ था। कहा जाता है कि 1893 में जब शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो धर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट वहां पर गई हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में, और वहां पर उन्होंने पहली बार विवेकानंद जी को सुना, और सुना तो ऐसे सुना कि विवेकानंद जी का जो है ये तलाश करते हुए चली आई इंडिया। 1893 में इनका भारत में आगमन हुआ था। बहरहाल ये भारत आई और फिर भारत का ही होकर के रह गई। 1917 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और ये पहली ऐसी महिला थी जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर पहुंचने का मौका मिला। दूसरा विकल्प में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया गया था। जी हां, 1955 में, क्योंकि उससे पहले वाला जो अधिवेशन हुआ था, उससे पहले वैसे तो भारतीय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1935 वाले अधिवेशन में ही हुआ था, जब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। मैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, आज की समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। और इसको लक्ष्य बनाया गया था जो है 1955 के बाद, तब जो है देश को आजादी मिल चुकी थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर के रहूंगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था। जी हां, लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। किस अधिवेशन में? लखनऊ के अधिवेशन में कहा गया था। यहीं पर श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इवन दैट
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्थापित किया गया होम रूल लीग और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये चारों पार्टियां जो है एक साथ एक मंच पर आई। ये किसी करिश्मा से कम नहीं था। इसी मंच पर जो है सभा को संबोधित करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहेंगे। डी विकल्प कह रहा है कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया का मतलब भाग न लिया नहीं, हिस्सा लिया। और ये 1919 वाले अधिवेशन में, अमृतसर वाले अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। हालांकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। और बाल गंगाधर तिलक हालांकि तब अस्वस्थ चल रहे थे और 1919 में ही, उसके ठीक एक साल बाद 1920 में उनका 1 अगस्त को देहांत हो गया। जिस दिन उनका देहांत हुआ उसी दिन जो है महात्मा गांधी जो है अपना पहला जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी बेलगांव में किए थे 1924 में। कहां दिया है? यहां दिया है, ये दिया है। अंतिम विकल्प में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब और कहां हुआ था? 1912 में हुआ था और बांकीपुर में हुआ था। 27वां अधिवेशन जो है पूछ रहा है। हमेशा आप जो है ध्यान इस बात का रखेंगे कि क्या 1885 में कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन हुआ था, तो 1900 आते आते जो है कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन जो है हुए होंगे? तो कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन तब तक हो गए होंगे? 15 नहीं, 16 हुए होंगे। जो 1900 का अधिवेशन रहा होगा वो 16वां अधिवेशन जो है रहा होगा। तो 12 और 16, इसको 28वां होना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए का कौन सा होगा? ए का इधर नहीं, मैंने बताया कलकत्ता अधिवेशन यहां। जी हां, तो ए का चौथा, ए और ये तो उत्तर नहीं होंगे। बी का दूसरा, सी बाल गंगाधर तिलक, सी का कौन सा जो है होगा? सी का होगा 5वां। सी का, ओ ये विकल्प तो इसका मतलब भी सही है। दिए हुए प्रश्न का बी विकल्प सही है। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष हुई थी। पहली थी 1917 में बनाई गई कलकत्ता के अधिवेशन में, अभी मैंने बताया था कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। ये जुगाड़ मैं बता देता हूं ताकि आपको जो है याद रहे। हमेशा आप जो है ये प्रश्न आपसे जो है पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजादी से पहले कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता किया? 3 महिलाओं ने अध्यक्षता किया। और वैसे भी आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को। हालांकि राष्ट्रीय महिला दिवस हमेशा जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसका जन्मदिन? श्रीमती सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये बातें क्यों बता रहा हूं? अब इसमें जोड़ दीजिए इसको, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये कसम से 1925 हो जाएगा। और 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? कानपुर में आयोजित किया गया, जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहां पर अध्यक्ष बनाई गई थी कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। एक याद है तो बाकी जो है आप याद कर सकते हैं। आपसे ये हमेशा इनसे क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर में अध्यक्ष बनाई गई थी। इसी कानपुर में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसको श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा जो है लिखा गया था, यहीं पर जो है गाया गया था। सब कुछ सही रहा होता तो वही भारत का जो है राष्ट्रगान बन गया होता, लेकिन आगे चल करके उसमें कुछ राजनीति हो गई। बहरहाल अब जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा हम लोगों का जो है ध्वज गीत है। जबकि तिरंगा को सबसे पहले ऑफिशियली जो है एक्सेप्ट किया गया, प्रदर्शित किया गया, तो यहीं पर जब श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था कलकत्ता में। इसमें फिर 8 जोड़ दीजिए, तब क्या हो जाएगा? 1933 का अधिवेशन कहां होगा? कलकत्ता में करा दे। वैसे तो सबसे अधिक कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में ही जो है कुल 11 बार हुए हैं। और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में अध्यक्ष बनाई गई कौन? नल्ली सेन गुप्ता।
ये वैसे तो वस्तुतः जो है ये विदेशी थी, ये भारतीय क्रांतिकारी जो है मोहन सेन से जो है शादी कर ली और उसके बाद वो नल्ली थी, अब जो है मोहन सेन से शादी हो गई तो नल्ली सेन गुप्ता हो गई और मोहन सेन गुप्ता से, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला जो है दूसरी विदेशी महिला अध्यक्ष थी। ये पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, ये दूसरी विदेशी महिला अध्यक्ष और ये बीच में जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और इस तरह जो है ये आजादी से पहले जो 3 महिलाओं ने अध्यक्षता किया आप उनको याद कर सकते हैं। आजादी के बाद आपसे पूछा नहीं जाता है, वैसे आजादी के बाद जो है इंदिरा गांधी थी, उसके बाद तो बहुत सारा नाम जो है जुड़ा उससे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां। जी 1922 का गया का अधिवेशन, 1922 गया अधिवेशन हुआ कहां था? ये बहुत पूछता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1922 का अधिवेशन जो गया मतलब कहां गया? बिहार। बिहार आज भी बिहार में ही गया स्थित है। यहां पर अध्यक्ष बनाया गया था किसको? यहां पर अध्यक्ष बनाया गया था चित्तरंजन दास को। किसको अध्यक्ष बनाया गया? चित्तरंजन दास को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। इसके पीछे थोड़ी सी कहानी आप लोग जो है सुन लेंगे। दरअसल 1920 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन आंदोलन, मैं जन आंदोलन की बात कर रहा हूं, सत्याग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। गांधी जी पहला अपना सत्याग्रह 1917 में चंपारण में बिहार की धरती से शुरू किया था, लेकिन पहला जन आंदोलन जिसमें पूरा हिंदुस्तान जो है इन्वॉल्व हो गया 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। और इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान वादा किया क्या कि 1 वर्ष के अंदर मैं देश को आजादी दिला दूंगा। लेकिन वादा तो वादा होता है, कहां पूरा होता है? कभी नहीं पूरा हुआ। उस समय भी पूरा नहीं हो गया, उस समय भी पूरा नहीं हुआ। 1 वर्ष में आजादी दिलाते दिलाते जो है इसके बाद भी अभी 27 वर्ष इंतजार करना पड़ गया। लेकिन यह आंदोलन जब खत्म हुआ 1922 में चौरा चौरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी के इस कृत्य का हर कोई विरोध किया। महात्मा गांधी के साथ हमेशा छाया बनकर के चलने वाले जो है व्यक्ति कमल के फूल ना गुलाब के फूल, प्रधानमंत्री जी, देश के पहले प्रधानमंत्री जी हमेशा गुलाब के फूल जो है रखते थे आम, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। चित्तरंजन दास के द्वारा भी विरोध किया गया। दरअसल जब गांधी जी जेल में चले गए 18 मार्च 1922 को ब्रूमफील्ड अहमदाबाद का जो वो जज था जिनको कि गांधी जी को सजा सुना दी 6 वर्ष की, गांधी जी जेल में चले गए। उस समय जब स्टेट असेंबली इलेक्शन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही होने लगे थे, स्टेट असेंबली इलेक्शन होना था, तो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। और ये लोग चाहते थे कि हम लोग चुनाव लड़ें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है चुनाव लड़े, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, जो कि 1921 में स्टेट इलेक्शन होने जा रहा था। जबकि कांग्रेस के और जो उन दिनों नेता थे वो उसका विरोध कर रहे थे। स्वयं गांधी जी जेल में बैठे हुए उन्होंने भी कहा कि राजनीति में जो है, राजनीति में हिस्सा लेना मेरा जिंदगी का कभी जो है वसूल नहीं रहा, मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा, इसलिए गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। जबकि गया वाले अधिवेशन को जब अध्यक्ष बनाया गया चित्तरंजन दास को, तो इन्होंने कहा था कि अगर गंगा मैली है तो किनारे पर खड़ा होकर के चिल्लाने से कि गंगा मैली है वो कभी साफ नहीं होंगी, उसमें उतरना पड़ेगा, हाथ डालना पड़ेगा। और इसी वजह से चित्तरंजन दास राजनीति में आना चाहते थे। जब इनका यह प्रस्ताव गया के अधिवेशन में खारिज कर दिया गया तो चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र दे करके ये और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने जो है और 1923 में 1923 में इलाहाबाद में, कहां जो आज प्रयागराज है, इलाहाबाद में इन्होंने जिस राजनीतिक दल की स्थापना की उसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। और जो है उस इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में उस पार्टी ने जो है शानदार प्रदर्शन भी किया। 2 बैलों की जोड़ी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह रहा था, और इसी पार्टी के व्यक्ति थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, जो कि सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हुए। विट्ठल भाई पटेल भारत के
पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। हालांकि इन लोगों के जो है रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे, हमेशा असामान्य रहे थे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, पहला विकल्प सही होगा। लगे हाथ आपको बता दें कि 1921 में 1921 में जब अहमदाबाद में यह अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तब महात्मा गांधी का जन आंदोलन जो है अपने शबाब पे था। पूरा देश जो है उस आंदोलन के जद में था। महात्मा गांधी ने भी 2011 का सीन जो है 2011 वाला सीन जो है 1920-21 में पैदा किया था। अन्ना हजारे जो कुछ किए थे 2011 में, वैसा ही हालात उन्होंने भी पैदा किया था, उससे भी जो है जबरदस्त। 2011 में आप लोगों ने देखा रहा होगा, रिक्शा वाला भी जो है टोपी पहन के खड़ा रहता था, मैं अन्ना हूं। तो अब तो अन्ना का पता ही नहीं है कहां गन्ना जो है। बहरहाल इन्होंने जब जेल में चले गए, कौन? चितरंजन दास जेल में चले गए, तब अध्यक्षता किया था हकीम अजमल खां ने। किसने? हकीम अजमल खां। ध्यान रखेंगे, कुछ ज्यादा ही ध्यान हो गया। हकीम अजमल खां के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो है किया गया था। और इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि चितरंजन दास लगातार 2 बार अध्यक्ष कब बने थे? 1920 में और 1922 में, सॉरी 1921 में, 1922 में। 1921 में अध्यक्ष बने अहमदाबाद में, हालांकि जेल में थे, तो उस समय कार्यवाहक अध्यक्ष जो है हकीम अजमल खां को बनाया गया। और दूसरी बार अध्यक्ष बने थे ये गया के अधिवेशन में, जिसकी वजह से इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। बहरहाल विकल्प और जो दिए हुए हैं, यही हकीम अजमल खां जो है ये दे रखा है। इनको बनाया गया था 1921 में। ये तब अध्यक्ष बने जब चितरंजन दास जी जेल में थे। हालांकि हकीम अजमल खां उन लोगों में से थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की धुर विरोधी पार्टी थी, लेकिन हमेशा ऐसे लोग रहे हैं, कब नीतीश कुमार हो जाएं कोई भरोसा नहीं है। हालांकि ये अकेले ऐसे नहीं थे। मुख्तार अहमद अंसारी, यही वर्तमान में उत्तर प्रदेश गाजीपुर के जो है माफिया मुख्तार अंसारी के जो है परदादा थे। वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे 1927 में मद्रास के अधिवेशन में, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी अध्यक्षता की थी। हकीम अजमल खान ने भी यह काम किया था, हसरत मोहानी ने भी यह काम किया। तो 3 ऐसे लोग थे, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों में अध्यक्षता किए थे। इस बात को आगे प्रश्न के रूप में आएगा तो जो है अच्छी बात है, नहीं आएगा तो जो मैं बता देता हूं आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे एसएन बनर्जी जो कि पहली बार 1895 में पूना अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद 1938 में, ना 1939 में, जब त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इनको अध्यक्ष बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए किसका चयन किया गया था? तो सवाल यह उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला संविधान जो है कब लिखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला संविधान किस अधिवेशन में लिखा गया था? किस अधिवेशन में लिखा गया था? तो आप कहेंगे कि इसका पहला संविधान जो है फिरोज शाह मेहता के जो है नेतृत्व में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब जो है लिखा गया था। लेकिन दूसरी बार इसकी 1919 में इसका पुनः जो है संविधान लिखने का जब जरूरत महसूस हुई, हालांकि ये अधिवेशन काफी जो है चर्चा में रहा, क्योंकि उसी समय 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग की घटना हुई थी और उसके बाद से कांग्रेस से भारत के लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जैसा उम्मीद था वैसा कुछ हुआ नहीं। महात्मा गांधी ने वहां भी कहा था कीचड़ से कीचड़ को जो है साफ नहीं करते हैं, आंख के बदले आंख की नीति से जो है पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और यही वजह था
कि कुछ लोग महात्मा गांधी के जो है इस कृत्य से जो है नाराज भी थे, क्योंकि महात्मा गांधी का अपना वो विचारधारा थी, गाल पर कोई एक तमाचा खींच करके मार दे तो दूसरा भी घुमा दे। जबकि यहां पर उपस्थित कुछ ऐसे लोग थे, उसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल जैसे लोग, इनका बिल्कुल विचारधारा अलग थी। गांधी जी कहते थे गाल पर जो कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा को मार दो, और वो लोग वो वाले थे कि कोई एक तमाचा मारे तो उसको जो है सीधे तमंचा से हटा दो। बहरहाल ये केलकर शब्द है, एनसी केलकर और आईबी सेन, इन्हीं दोनों लोगों को जो है कांग्रेस का पुनः संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा चयनित किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा 2 और 4 क्या दिया तो है यार, लेकिन कहेगा कि कांग्रेस का पहला जो है संविधान कब लिखा गया, 1908 में। कहां पर, मद्रास में। मद्रास में अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में ही मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था कि 1907 में जब सूरत का अधिवेशन हुआ तो सूरत के अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 धड़ों में टूट गई थी, नरम दल और गरम दल। पुनः इसका संविधान लिखने की जो है जरूरत महसूस की गई थी तब जब जालियांवाला बाग की घटना हुई थी तब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले एक और फैक्ट बता दें आपको। बहुत सारी बातें हैं, मैं सोचता हूं कि कितना आपको बता दूं। बहरहाल जब ये घटना हुई, जालियांवाला बाग की घटना हुई या अमृतसर अधिवेशन हुआ, तो पूछता है कि वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड था। कौन था, चेम्सफोर्ड, जिससे जालियांवाला बाग की घटना में मारे गए लोगों के लिए महात्मा गांधी जी ने मुआवजा की जो है मांग की थी। और एक बात और मैं आप लोगों से जो है कहना चाहूंगा कि जिन क्वेश्चंस को मैं यहां सॉल्व कराता हूं, अगर जिस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का जो है कोई प्रॉब्लम अगर लग रहा हो, कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, तो आप इस क्वेश्चन का ये नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं होगा, ये होगा, वहां पर कमेंट में करने से बेहतर है कि इस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लेंगे। कौन सा, जीएस गुरु जेपी सर, जीएस गुरु जेपी सर। और इस टेलीग्राम चैनल पर अपना जो डाउट होगा बेहतर होगा कि आप यहां भेजेंगे, न कि वहां कमेंट में इसका ये है उसका वो है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिसको कुछ नहीं पता होता है वही ज्ञान ज्यादा बांटने लगता है। तो वहां पर मैं देखता हूं जो क्वेश्चन का मैंने जो है सलूशन बिल्कुल ठीक ठीक कराया है, उसके बाद भी कुछ प्रश्नों में कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, और है तो वो लिख रहे हैं कि नहीं सर मैंने लूसेंट में देखा था कि जो है वहां पर ये सेंट था, तो वहां देखा था तो वो था। उससे बेहतर है कि आप इस टेलीग्राम चैनल पर आप जो है अपना क्वेरी जो है, आपका जो शंका है उसको लेकर के आप क्वेश्चन करें, मैं विथ प्रूफ जो है आपको सॉल्यूशन वहां जो है दे दूंगा कि नहीं ये मैटर कहां से लिखा है, लिया गया है। और जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं एनसीईआरटी को जो है मैं अपने ध्यान में रख करके पढ़ाता हूं। खुद मैं जो है 2023 वाला जो है अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है मेंस दिया था, तो मैं खुद जो है अपनी भी पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं। तो जो कुछ भी मैं आपको यहां पर बताता हूं एनसीईआरटी को जो है ध्यान में रख करके, न कि उसेंट लूसेंट को ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसलिए मैं कह दिया कि कई लोगों का कमेंट मैं कभी पढ़ता हूं तो देख करके थोड़ा सा मुझको अजीब लगता है कि जो चीजें जो है बिल्कुल सही है अगले को खुद नहीं पता है, उसके बाद भी उसी में वो इधर उधर कर रहा है। जहां कहीं स्लिप ऑफ टंग होता है या मानवीय भूल हमसे हो जाती है, तो मैं आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी होगा, मैं खुद सामने आकर के जो है और आपको बता देता हूं कि भाई यहां दिक्कत हमसे बोलने में हो गई है या जैसे भी। बहरहाल इस प्रश्न में देखें, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? जी, दरअसल आजादी से पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान कई नेताओं ने किया था। वैसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव, सबसे पहले इस बात को सार्वजनिक रूप से जिस व्यक्ति ने कहा उनका नाम था मूल शंकर, जिनको दुनिया जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानती है। स्वराज शब्द का जो है सबसे पहला प्रयोग उन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। भारत भारतीयों के लिए का नारा उन्हीं के द्वारा ही दिया गया था। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का जो है
उन्हीं का सलाह था। हिंदी को राष्ट्रभाषा को लेकर के दक्षिण भारत उत्तर भारत के कुछ लोगों में, कुछ नेताओं में उस समय भी जो है आजादी से पहले भी थोड़ा सा मतभेद रहा था, लेकिन उस समय तो बाहर वो मतभेद नहीं आया। लेकिन देश की आजादी के बाद तो जो है उसके लिए पूरा जो है संग्राम जैसी स्थिति बन गई थी, और यही वजह था कि आज भी हिंदी भारत की जो है राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। हालांकि संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई वो समस्त 22 भाषाओं को राजकीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने इस समस्या के समाधान को जो है इसका निराकरण करने के लिए जो है कहा था कि जिन लोगों को जो है अगर जो प्रॉब्लम हो रही है हिंदी को देवनागरिक भाषा में जो है लिखने के लिए, तो हिंदी के लिए रोमन लिपि का इस्तेमाल कर लें। जैसे हम हिंदी को देवनागरी में लिखेंगे तो ऐसे राम को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और रोमन में लिखना होगा तो फिर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो इन्होंने हिंदी के लिए भी रोमन लिपि का जो है प्रयोग करने की सलाह दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आजकल चैटिंग के जमाना में अब हम लोग, आजकल भी आप देख रहे हो, किसी को जो है व्हाट्सएप करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, तो अब वह जा रहा था या वह जा रहा है, अब उसको ही इज गोइंग हम लोग नहीं करते हैं, सीधे सीधे जो है लिखते हैं इंग्लिश में ही, लेकिन अब वो जा रहा है उसकी स्पेलिंग जो है ऐसे अब जो है हम लोग लिखेंगे। यानी है हिंदी लेकिन किस में लिखी गई है? ये रोमन में लिखी गई है, और जा रहा है ये जो है देवनागरिक में जो है लिखी गई है। तो इन्होंने कहा था, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, इस समस्या के समाधान के लिए कि जिन लोगों को दिक्कत है भाई, तो जो हिंदी को रोमन में लिखना चाहे वो ऐसे लिखे, और जो देवनागरी में पढ़ रहा है वो जो है ऐसे लिखे। सुभाष चंद्र बोस जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे, तो आप कहेंगे कि जो है ये लगातार 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक कब? 1938 में और दूसरी बार जो है 1939 में। 38 में ये बनाए गए थे अध्यक्ष। कहां पर? हरिपुरा जो कि ये जगह गुजरात में पड़ती है, और 1939 में इनको त्रिपुरी में अध्यक्ष बनाया गया था। त्रिपुरी ये जगह जो है त्रिपुरा में नहीं, जबलपुर के पास पड़ता है, मध्य प्रदेश में। हालांकि उसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। 1939 में जो इलेक्शन हुआ, सुभाष चंद्र बोस जो है इलेक्शन जीते, उसके बावजूद भी महात्मा गांधी से मतभेद हुआ, उसकी वजह से वो रिजाइन कर दिए थे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। अब्दुल कलाम आजाद, जिनको पहली बार अध्यक्ष 1923 के दिल्ली अधिवेशन में, स्पेशल जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसमें बनाया गया था। अब्दुल कलाम आजाद को दूसरी बार अध्यक्ष 1940 में बनाया गया रामपुर में, और उसके बाद 1940 से लेकर के 1945 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आजाद, जिनके जन्मदिन को हम लोग 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे या फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब्दुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बनाए गए 1924 में, और कहां पर? बेलगांव में बनाए गए थे। कहां पर? बेलगांव में इनको अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। पंडित नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था कितनी बार? तो आप कहेंगे कि 4 बार। पहली बार ये अध्यक्ष बने थे कहां पर? तो 1929 में अध्यक्ष बने लखनऊ में। उसके बाद 1929 में लाहौर में, बोलने में ऐसे ही गलती हो जाती है, लखनऊ में अध्यक्ष बने। 36 में फैजपुर में 1937 में अध्यक्ष बनाया गया, गांव में आयोजित किया गया, ये पहला अधिवेशन था। और उसके बाद 1947 में जब पट्टाभी ना जेबी कृपलानी के साथ इनका मतभेद हुआ, तो जो स्पेशल कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें भी अध्यक्ष बनाए गए थे जून के महीने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह प्यारा सा स्टेटमेंट किसने दिया था? उसने दिया था जिसे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत का दूसरा औरंगजेब कहा गया था।
यह स्टेटमेंट उस व्यक्ति ने दिया था जिसने पाउंड को भारत की ऑफिशियल करेंसी बना दिया 1899 में करेंसी एक्ट के तहत। कब? करेंसी एक्ट 1899 के तहत जो है रुपए की जगह पर पाउंड को भारत की करेंसी बना दी गई। जिस व्यक्ति के शासनकाल में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ, ध्यान रखें विकास की बात कर रहा हूं, रेलवे की स्थापना भारत में सबसे पहले 1853 में और वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी, लेकिन सर्वाधिक विकास हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसी के शासनकाल में विश्वविद्यालय आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, इवन दैट की सीआईडी डिपार्टमेंट भी जो है इसी के दिमाग की उपज थी जो आज भी चल रही है। सीआईडी डिपार्टमेंट यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक अध्यक्ष रहे? तो आप कहेंगे कि 1899 से लेकर के और 1905 तक। लॉर्ड कर्जन को मैंने अभी बताया कि दूसरा औरंगजेब किसने कहा था। दूसरा औरंगजेब किसके द्वारा कहा गया? तो इनको दूसरा औरंगजेब कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कहा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। और लॉर्ड कर्जन की जो है सबसे जो विचित्र बात रही थी और वो 1905 में इसके द्वारा बंगाल का विभाजन यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये भी शुरू में आया तो बड़ा माहौल बनाया और उसके द्वारा रेलवे का विकास कराया गया। रेलवे लाइन सबसे अधिक इसी के शासनकाल में बिछवाई गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है रेल इसी के टाइम पीरियड में चली थी। रेलवे में शौचालय का प्रबंध भी इसी के समय में जो है हुआ। पाउंड को इसने करेंसी बनाया। सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, तो माहौल तो इतना इसने भी बनाया कि हम लोग खुश हो गए कि लग रहा है कि अब भारत का विकास होगा। लेकिन जाते जाते ये भी ऐसा कर दिया कि अब क्या ही बताया जाए। तो हम लोग उम्मीद सबसे रखते हैं लेकिन जो है जाते जाते हर कोई दगा दे जाता है। लॉर्ड कर्जन जब वापस चला गया, हालांकि बंगाल विभाजन की वजह से ही इसको वापस जाना पड़ा, अपने सेनापति से विवाद भी हो गया था, तो लॉर्ड मिंटो को लाया गया। ये लॉर्ड मिंटो 1906 से लेकर के और कब तक? तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन जिसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई और ये रहा था भारत में कब से? 1980 से 1985 तक जो है रहा था। सॉरी इसका शासनकाल 1884 से 1888 तक। 1884 से 1888 तक। 84 में खुद ही लॉर्ड रिपन जो है गया था इलवर्ट बिल विवाद की वजह से रिजाइन करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा ये जगह कहां पड़ती है? उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी, अब ये जगह जो है गुजरात में पड़ जाती है। गुजरात महाराष्ट्र के जो है बॉर्डर पे पड़ती है बिल्कुल। पहले गुजरात और महाराष्ट्र जो है दोनों एक ही राज्य थे, बॉम्बे के ही अंतर्गत जो है आते थे। आजादी के बाद में पढ़ाया था तो आपको बताया कि जो है गुजरात भारत का 15वां राज्य बनाया गया था और आज भी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जो है 1 मई को ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। हरिपुरा अधिवेशन हुआ और ये गांव में आयोजित किया गया दूसरा अधिवेशन था, ध्यान रखेंगे। गांव में आयोजित किया गया दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का गांव में पहला अधिवेशन कब किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में आयोजित पहला अधिवेशन कहां पर था? तो फैजपुर में था। फैजपुर, और वहां पर अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी जो है लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी वहां पर अध्यक्ष बनाए गए। यहीं पर आर्थिक जो है नेशनल इकोनॉमिकल
नेशनल इकोनॉमिकल प्लानिंग कमेटी का जो है स्थापना भी किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किया था किसने? पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने। इकोनॉमिकल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी हरिपुरा अधिवेशन में एक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। उसके बाद 1929 में, नॉट 1939 में, कहां पर हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन, ये जबलपुर में जगह पड़ती है। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में। सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया और सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया को जो है पराजित कर दिया। महात्मा गांधी स्वयं ही कहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस इलेक्शन में सीतारमैया का जो है पराजय हमारी पराजय है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन दिनों सुभाष चंद्र और जो है महात्मा गांधी दो ध्रुव की तरह जो है हो गए थे। वो अलग बात थी कि आगे चल करके महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस नहीं कहा था, लेकिन 1946 में कहा था। 6 जुलाई 1946 को यह बात हो रही है। 1939 को सुभाष चंद्र बोस की अपनी कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर के इतना मतभेद हो गया कि इन्होंने जो है अपने पद से रिजाइन कर दिया। और रिजाइन कर दिया तो त्रिपुरी में फिर अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया तो इससे पट्टाभी सीतारमैया बड़े नाराज हुए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन ये भले हार गए थे, नियम के अनुसार इनको बनाया जाना चाहिए था, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, जब पहले से तय था कि यहां पर सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाएंगे, तो अपनी कुर्बानी देने के लिए पट्टाभी सीतारमैया को लगा दिया गया था। और जब अध्यक्ष बनने का जब मौका आया, क्योंकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो पट्टाभी सीतारमैया को साइड करके और पंडित नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को यहां पर अध्यक्ष बनवा दिया। तो उधर रमैया बप्पा मैया करने लगे। गांधी जी से पूछा कि हमको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? तो इनको कहा गया कि आप बस चुनाव लड़ने के लिए जो है लाए गए थे, बाकी किसको बनाना था वो तो पहले से ही तय था। सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए थे, मैंने बताया ना कि 1938 में। कब? जब जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दिया। और फिर ये बनाए गए थे एक बार अध्यक्ष चल करके 1946 में, जब देश को आजादी मिली तो उस समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनका नेहरू से बात बिगड़ गई तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब उस समय भी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? तो आप कहेंगे जी राजेंद्र प्रसाद जी को जो है ये सौभाग्य प्राप्त हो गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। जब देश को आजादी मिली तब मेरठ अधिवेशन आयोजित किया गया था 1946 में, और 1946 में जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछता है जब देश को आजादी मिली तब मेरठ में अधिवेशन कब हुआ था? ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि मेरठ में अधिवेशन कब हुआ था। तो यह अधिवेशन 1947 में नहीं हुआ था, 1946 में हुआ था। देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, 1947 को मिली थी। और हमेशा कांग्रेस का अधिवेशन 28 दिसंबर को होता था। तो 1947 में अधिवेशन 28 को हुआ जरूर, लेकिन यह जो अधिवेशन था स्वतंत्र भारत का पहला अधिवेशन था। स्वतंत्र भारत का ये जो है पहला अधिवेशन था 1947 वाला। लेकिन देश की जब आजादी मिली थी 1947 में, तब तक तो जो है अगस्त में, तब तक अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे और उन नियमों के अनुसार 1946 में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। मेरठ में उत्तर प्रदेश का जिला है। आप कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए थे। प्रश्न को फिर से सुने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित हुए थे? आप चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में जो है उसका उत्तर बताएं तो जो है ज्यादा बेहतर होगा। अबुल कलाम आजाद पहली बार 1923 में दिल्ली में बनाए गए और सबसे युवा अध्यक्ष थे, और दूसरी बार 1940 से लेकर के 45 तक रहे थे। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहे थे।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? भारतीय समाजवाद भारत की समस्याओं को सॉल्व करने का जो है सबसे बड़ा मंत्र है, इस बात को पंडित नेहरू जी ने 1936 वाले अधिवेशन में कहा था। किस अधिवेशन में? 1936 में कहा था। और 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, तो अध्यक्ष यही बनाए गए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे लखनऊ में 3 बार अधिवेशन आयोजित हुए थे। कब कब? तो पहली बार जो है आयोजित किया गया था वर्ष 1899 में, जब बनाए गए थे कौन? रमेश चंद्र अध्यक्ष बनाए गए थे। और दूसरी बार आयोजित किया गया था कब? 1916 में, तब अंबिका चरण मजूमदार बनाए गए थे। कौन? अंबिका चरण। और तीसरी बार जब बनाया गया था 1936 में, तो यहां अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? पंडित नेहरू जी बनाए गए थे। तो आपसे पूछे कि लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कुल कितनी बार अधिवेशन हुआ था? कुल कितनी बार अधिवेशन हुआ? तो आप बताएंगे कितनी बार हुआ था? लखनऊ में 3 बार हुआ था। रमेश चंद्र पहली बार बनाए गए, दूसरी बार जो है अंबिका चरण मजूमदार, और तीसरी बार पंडित नेहरू जी ने। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की धरती पर पहला अधिवेशन था, और यहां पर पहला अधिवेशन 1888 में हुआ था। और 1888 में हुआ तो जाहिर सी बात है जॉर्ज यूल इसका अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? वही था जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल। दूसरी बार इसका अधिवेशन 4 वर्ष बाद हुआ था, यानी 1892 में होगा, 1992 में। और तीसरी बार 14 वर्ष बाद हुआ, तो लगभग 1910 में। इस बार जो है बनाया गया था विलियम वेंडर्सबर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला दूसरा, लगातार 2 बार अध्यक्ष बनने वाला जो है दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष था। कौन? जी हां, यही विलियम वेंडर्सबर्ग, जिसको कि 2 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। एक बार मिला था 1989 में बंबई के अधिवेशन में, जहां पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था, और दूसरी बार जो है 1910 में। ये छोड़ती हैं क्या? WC बनर्जी दूसरी बार यहां अध्यक्ष बने थे। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष रहे थे। लाहौर में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1893 में अधिवेशन हुआ, 1929 में भी अधिवेशन हुआ। 1929 का अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वैसे तो दी गई थी महात्मा गांधी जी को, लेकिन महात्मा गांधी ने यह जिम्मेदारी पंडित नेहरू जी को जो है सौंप दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव अभी क्लास जस्ट शुरू हुई थी, तो मैंने वहां भी आप लोगों से इसके संदर्भ में चर्चा किया था। क्या स्वतंत्रता शब्द है? स्वतंत्रता, और यह सुझाव दिया था वो व्यक्ति जिनको दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से संबोधित किया था चंपारण सत्याग्रह के बाद। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1946 में टोक्यो रेडियो से जो है इन्होंने कहा था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है ना, तीसरा सही है। महात्मा गांधी की इच्छा को आजकल राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं। बहरहाल महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला बेलगांव में, और बेलगांव में इनको मौका मिला
उसके बाद ये कांग्रेस के फिर कभी अध्यक्ष नहीं बने। 29 में भी इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाना था, वो तय था, लेकिन इन्होंने ये जिम्मेदारी पंडित नेहरू को सौंप दी थी। जेबी कृपलानी, जिन्होंने बताया कि मेरठ के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे 1946 में, इनका पंडित नेहरू से मतभेद था, इसकी वजह से कुछ मामले को लेकर के तो इन्होंने जस्ट उसी समय त्यागपत्र भी दे दिया था। जबकि इनकी पत्नी, जिनका नाम था सुचिता कृपलानी, जो कि आजाद भारत में पहली ऐसी महिला थी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी और उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री बनी थी। जयप्रकाश नारायण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, हालांकि जो है इन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की, लेकिन उसके सम्मेलनों में जो है ये भी उपस्थित रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प में लिख रहा है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होना चाहिए? जी, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, वही तो कभी से जो है चिल्ला के बता रहे हैं। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1947 में। कहां पर? मेरठ में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेरठ में जो है ये अधिवेशन आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पढ़ने से पहले बताएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको 1931 में कराची जो है अधिवेशन हुआ, वहां पर इनको अध्यक्षता जो है सौंपी गई थी। इसी अधिवेशन में जो है फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकारों की जो है ऑफिशियली मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, मैंने बताया कि इनको पहली बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला 1929 में, दूसरी बार 1936 में और तीसरी बार 1937 में। हालांकि 1947 में भी कुछ समय के लिए, जब मध्यावधि उस समय अधिवेशन हुआ था, स्पेशल जो अधिवेशन था, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने, 1924 में बेलगांव में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान, हालांकि दोनों बात बराबर ही है, लाहौर और कराची, ये दोनों ऐसे शहर रहे जहां कांग्रेस के जो है अधिवेशन आयोजित हुए थे। क्योंकि किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी था, शायद डीएमआरसी में, कि पाकिस्तान के वो कौन से दो शहर जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए? लाहौर और कराची। लाहौर कराची पाकिस्तान की राजधानियां भी रही थी। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लेने का मतलब हिस्सा लिया। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला तो था 1914 का, जब मद्रास के गवर्नर ने हिस्सा लिया था, और दूसरी बार 1915 में लॉर्ड वेलिंगटन बंबई का उन दिनों गवर्नर हुआ करता था। यह गवर्नर जनरल नहीं था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय वहां का ये क्या था? तो बॉम्बे का गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल तो बहुत बाद में जाकर के बना था। बॉम्बे का गवर्नर था, यह भी कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया। और 1914 वाला अधिवेशन मद्रास में हुआ, तो वहां पर भूपेंद्र नाथ दत्त ने, कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त अगर जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देश में एक महान योगी व्यक्ति हुए जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, उन्हीं के जो है ये रिश्ते में भाई थे। कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त। और इनको भी मद्रास के अधिवेशन में अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और उस अधिवेशन में एक अंग्रेज अधिकारी मद्रास का, उन दिनों शायद वो गवर्नर था, शायद नहीं भरपूर गवर्नर था, और उसका नाम अगर मैं सही हूं तो पोर्टलैंड था। क्या नाम था? पोर्टलैंड। इसने भी जो है वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो ये दो ऐसे लगातार अधिवेशन हुए जब कांग्रेस के अधिवेशन में वहां के स्थानीय जो है गवर्नर ने भी हिस्सा लिया। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ये तीन प्रेसिडेंसियां उन दिनों जो है हुआ करती थी।
इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो सर्वोच्च व्यक्ति था वही गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल या उसी को वायसराय कहते थे। लेकिन इन प्रेसिडेंसियों से में गवर्नर जनरल से नीचे गवर्नर हुआ करते थे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1915 और 16 का जो दौर था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। लेकिन चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था, वायसराय था। लेकिन ये जो है ये बंबई का गवर्नर था और ये जो है मद्रास का गवर्नर था। क्योंकि यहां पर ये मद्रास वाला केस दिया नहीं है, यही दिया है, तो दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, लेकिन ये वहां पर उपस्थित नहीं था। ये उपस्थित नहीं हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा जो है आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जिसके बारे में मैं प्रतिदिन आप लोगों से जो है चर्चा करता हूं हर क्लास में कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसको कैसे प्राप्त करें यह तरीका रोज मैं आपको बताता हूं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? भारतीय रियासत का मतलब कि जो है भारत का वह क्षेत्र जहां पर भारतीय लोगों का शासन था, यानी भारतीय राजाओं का नाम मात्र का शासन था। और शासन था भी तो ये वो राजा थे जो कि अंग्रेजों के इशारों पर भौंकने वाले जानवर बनकर के रह गए थे। और आजादी के समय भारत में कुल 584 रियासतें थीं। बस आपको जान करके ताज्जुब होगा जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत इस देश का विभाजन हुआ, हालांकि उसके तहत देश को आजादी भी मिली, तो जो व्यक्ति चाहे वो पाकिस्तान में, जो चाहे हिंदुस्तान में, जो चाहे वो स्वतंत्र भी रह सकता है। 562 ऐसी रियासतें थी जो कि भारत को उन दिनों जो मिली थी, उसमें 562 ऐसी रियासतें थी जो कि अलग देश बनना चाहते थे। यानी सदियों से लात खाते खाते जब अगर आजादी भी मिली तो उस समय के राजवाड़े जो थे जो कि भारत में अपने को विलय करना चाहते ही नहीं थे। लेकिन साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उस व्यक्ति का जो कि देश के पहले गृह मंत्री बने और उनके प्रयासों से इन सभी रियासतों को एक एक करके जो है मिला लिया गया भारत में, चाहे बात से, नहीं तो दूसरा तरीका। दुर्भाग्य था कि अगर वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन मैं कहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत की आजादी में लगभग वही रोल था जैसा महाभारत में कर्ण का था। कर्ण भी जानता था कि वो जिसका साथ दे रहा है वो गलत है, लेकिन मित्र धर्म के आगे उसने राष्ट्र धर्म की बलि चढ़ा दी। वही हालात जो है, वही स्थिति लगभग सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। वरना देश की आजादी के समय जो है कांग्रेस का जब जो है विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें चर्चा भी करूंगा, उसमें वोटिंग कराई गई कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने गुलाब के फूल, उनको सिर्फ अपना एक वोट मिला था, जबकि सबसे अधिक वोट मिला था किसको? वल्लभ भाई पटेल को, 7 वोट। लेकिन उन्होंने उसी अधिवेशन में, उसी मीटिंग में कहा था कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया उनका धन्यवाद, लेकिन मेरे नजरों में इस पद के लिए सबसे सुयोग्य व्यक्ति हैं कौन? पंडित नेहरू। बहरहाल जब महात्मा गांधी ने अपना पहला जन आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 से शुरू हुआ और 1922 तक जो है चला था, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में देश की आजादी की जो है सौगंध खाई थी। इस अधिवेशन की पुष्टि के लिए कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन वो होता था जब कांग्रेस का जो डेट था, स्थापना दिवस था 28 दिसंबर को, उस पर जो अधिवेशन होता था वो वार्षिक होता था। अदरवाइज किसी स्पेशल ओकेजन की वजह से या इंसिडेंस की वजह से जब कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता था तो उसको जो है विशेष अधिवेशन, स्पेशल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। और
20 में नागपुर के जो है इस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बनाया गया था? पहली बार और अंतिम बार अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिनको कि शेरे पंजाब कहा जाता है, वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। और गया जो है नागपुर के इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी और महात्मा गांधी ने पहले जन आंदोलन में इन रियासतों से सहयोग मांगा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैंने बताया कि गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था, चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे और इसी अधिवेशन के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। गया इस समय जो है बिहार में पड़ता है, उस समय भी बिहार में था। कलकत्ता में सबसे अधिक जो है 11 बार अधिवेशन, 10 जो है अधिवेशन हुए थे वो वार्षिक थे और एक स्पेशल हुआ था। लखनऊ में मैंने बताया कि 3 बार हुआ था कॉन्फ्रेंस, 1899 में, उसके बाद 1916 में और सबके बाद 1936 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां रमेश चंद्र अध्यक्ष बने, यहां पर जो है डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार बने और यहां पर जो है पंडित नेहरू जी अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखें, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? यह बहुत बार जो है प्रश्न पूछता है। जनगण मन अधिनायक जय हे लिखने वाले व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन दुर्भाग्य है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को जो है तब लिखा, इस कविता को लिखा जब वर्ष 1911 में कांग्रेस वर्ष 1911 में दिल्ली में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उस समय ब्रिटेन का सम्राट जिसका नाम था जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ आया था मुख्य अतिथि के रूप में और उसी जॉर्ज पंचम के स्वागत गीत में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसका स्वागत गान लिखने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई थी। तो इन्होंने गीत लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जो लोग हिंदुस्तान को गिद्ध की तरह नोच नोच करके खा रहे थे, वो लोग भारत के भाग्य विधाता कैसे हो सकते थे? लेकिन सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों की चट्टुकारिता करने की आदत पहले से ही रही है। हमेशा से ये कलम उनके सम्मान में चलती रही है और ये काम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी किया था। उस बैल के लिए इन्होंने लिखा, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जो भारत के भाग्य का सत्यानाश कर दिए थे उनको इन्होंने भाग्य विधाता लिखा था। तो जाहिर सी बात है उसका पुरस्कार इनको मिलना चाहिए। जॉर्ज फिफ्थ ने इनको लंदन बुलवाया और वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में भारत में नहीं पूरी एशिया में पहली बार, पूरी एशिया के ये पहले व्यक्ति हुए जिनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए। लेकिन वो महोदय खुश तो थे इस वाली पंक्तियों से, जनगण मन अधिनायक जय है। आगे चल करके उन्हीं का वंशज भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल बन गया जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के जो है जिद के वजह से आखिरकार जनगण मन अधिनायक जय हो को राष्ट्रगान बनाया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बना दिया गया। इन दोनों को स्वीकार किया गया था कब? जी हां, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को ऑफिशियली स्वीकार किया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले जो है राष्ट्रपति मनोनीत किए गए थे और इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? अब तक तो आप इस अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन 1911। हालांकि ये अधिवेशन जो है दिल्ली में नहीं कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? पंडित विशन नारायण धर। कौन? पंडित विशन नारायण धर। अगर आपसे पूछता वंदे मातरम कब गाया गया था तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि लिखा गया था किसके द्वारा?
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और वंदे मातरम सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक पुस्तक जिसका नाम था आनंद मठ, उसी पुस्तक में वंदे मातरम गीत को जो है लिखा गया था। वंदे मातरम शब्द बंकिम चंद्र चटर्जी को वहां से प्राप्त हुआ था जब आनंद मठ की घटना, आनंद मठ पुस्तक उन्होंने लिखा था, तो उनको अपने जो है नाना से ये बात जो है पता चली थी कि जब सन्यासी विद्रोह भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है पहला विद्रोह जो है हुआ था, उस विद्रोह का जो नारा था उसका नाम था ओम वंदे मातरम। क्या नाम था? ओम वंदे मातरम। और वहीं से ये शब्द जो है उन्होंने उठाया था। बहरहाल पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष बने थे। रहीमतुल्लाह सयानी इसके जो है अध्यक्ष हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन जो है बनारस की धरती पर हुआ, बाबा भोलेनाथ की नगरी में, और यहां अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। यहीं पर बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा गया। यहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले को भारत में विपक्ष का नेता का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू जो है यहां पर अध्यक्ष बनाए गए थे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। करिए। डॉक्टर M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी, वर्तमान में मुख्तार अंसारी जो वर्ष 2005 से ही जेल में बंद हैं, उसी मुख्तार अंसारी के ये रिश्ते में परदादा थे। हालांकि इनकी भी स्थिति वही थी नीतीश कुमार की तरह, कभी ऑल इंडिया मुस्लिम के अध्यक्ष हो जाते थे, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाते थे। मैंने बताया ना, मुख्तार अहमद अंसारी, हसरत मोहानी और हकीम अजमल खां, ये 3 लोग ऐसे रहे थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों की जो है अध्यक्षता अलग अलग जगहों पर जो है किया था। मुख्तार अहमद अंसारी बनाए गए थे अध्यक्ष कहां पर? मद्रास में। कहां पर? मद्रास में। कब? 1927 में। सुभाष चंद्र बोस तो अभी बताया था हरिपुरा में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? हरिपुरा में 1938 में। 1939 में त्रिपुरी में बनाए गए थे। सरोजनी नायडू 1925 में बनाई गई थी। कहां? कानपुर में। 1925 में कानपुर में। ये 1938 में बनाए गए थे। और कौन सा रह गया? ये 1927 में बनाए गए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में। ये तो कौन सा सही होगा? एक का इतना मेहनत करने की जरूरत थी क्या? एक का तीसरा, तो बट तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरा विकल्प। आगे बढ़ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न का पहला विकल्प कह रहा है, क्या सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षा होने वाली प्रथम महिला थी? अध्यक्षा शब्द होनी चाहिए, नहीं तो अध्यक्षता करने वाली होना चाहिए था। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा होने वाली प्रथम महिला थी? जी नहीं, ये दूसरी महिला थी। ये बनाई गई थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कब? कानपुर अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सार्वजनिक रूप से गाया गया था। पहली महिला रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मैंने बताया था अभी, 1917 में, और वो कलकत्ता के अधिवेशन में। और उनका नाम था क्या? उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। दूसरा विकल्प कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा कह रहा है CR दास। अरे यार, हर जगह टाइपिंग मिस्टेक है, भगवान जाने किस टाइप का ये आदमी है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वो जेल में थे। बिल्कुल सही, मैंने अभी तो बताया था आप लोगों से, ये 1921 की बात कर रहा है।
1921 में जब महात्मा गांधी का जन आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, कांग्रेस के सभी बड़े नेता उस समय जेल में बंद थे। तो चित्तरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे, वो भी जेल में बंद थे। यहां हकीम अजमल खान ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता जो है संभाली थी। अगला विकल्प जो है कह रहा है, तो ये विकल्प तो है सही है। अगला कह रहा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जी नहीं, ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष बने ही नहीं, ये संस्थापक थे। और 1885 से लेकर के 1907 तक, कब तक? जब तक कि कांग्रेस का विभाजन नहीं हो गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। रास बिहारी घोष जिसके जो है अध्यक्ष थे, और वहीं पर इन्होंने अंततोगत्वा इनके साथ जो है कुछ लोगों ने इनके लिए शुद्ध सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग कर दिया। उससे ये इतने आहत हुए कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो ये अध्यक्ष नहीं रहे थे। अल्फ्रेड वेब, जितने भी गवर्नर जनरल थे सब ब्रिटिश थे। यही एक ऐसा व्यक्ति था जो आयरलैंड का था। पुरुषों की मैं बात कर रहा हूं, आयरिश मूल का था। महिलाओं में जो है श्रीमती एनी बेसेंट भी आयरिश मूल की ही थी। पुरुष जो है गवर्नर जनरलों में यही एक ऐसा था जो कि आयरिश मूल का था। 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो ये भी सही है, ये और ये सही, यानी 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही है, क्योंकि पहला तो जो है सही है नहीं। 2 और 4 सही है। 2 और 4 जो है किसमें दिया है? अलग से जो है कहीं दिया ही नहीं है। और नहीं तो वैसे अब सही हो गया। इसको काट करके वहां 4 बना दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। ओ माय गॉड, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही। हमको लगा कि पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही। गड़बड़ कुछ ये क्वेश्चन में जो है विकल्प को ही इधर का उधर कर दिया है। कौन सा कथन सही है? तो सही वाले कथन में एक दूसरा सही है और एक जो है चौथा सही है। ये दोनों गलत हैं। या नहीं तो यहां करिए कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, और या भाई कुछ ना कुछ जो है इसमें एडिट करना पड़ेगा। या तो जो मैं पहले जैसे किया था वो सही था, और नहीं तो इसमें जो है एक शब्द जोड़ लीजिए सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला और तीसरा सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहां पर? लखनऊ में। कब? 1916 में। और यही सिर्फ दोनों नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग, इसके अलावा ऑल इंडिया होम रूल लीग, जिसको कि इस्टेब्लिश किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। और होम रूल लीग ये किसकी पार्टी थी? तो आप कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक की थी, और ये एनी बेसेंट की पार्टी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, या इसे जो है लखनऊ समझौता भी कहा गया। क्या कहा गया? लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, या इसको कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता किया था कौन? डॉक्टर अंबिका चरण। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है किया गया था। और इसी अधिवेशन को संबोधित करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था क्या? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको लेकर रहूंगा। यहीं पर पहली बार लखनऊ अधिवेशन में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अध्यक्षता, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किया था कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है किया गया था। पहली बार जो है राजनीति की धरती, राजनीति के क्षेत्र में जो है इसका कद ऊंचा हुआ तब, जब इसी अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत किया गया था, मिंटो रिफॉर्म के तहत किया गया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये मोहम्मद अली जिन्ना की जो है सबसे बड़ी जीत थी। वहीं से जो है भारत की राजनीति में, उन दिनों की राजनीति में इसका कद जो है बढ़ा। उसके बाद तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग बहुत दिन तक जो है साथ साथ नहीं चल पाए। खिलाफत आंदोलन खत्म होते ही इन दोनों के रास्ते बदले और ऐसे बदले कि देश का विभाजन करा दिया। और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही था? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी भी पहली बार महात्मा गांधी भी इस अधिवेशन में उपस्थित हुए थे, पहली बार भारत में आ जाने के बाद, क्योंकि भारत में इनका आगमन 1915 में हुआ था, आप सबको पता है। 22 साल के बाद जो है 1893 के बाद, ये 22 वर्ष के बाद जब भारत में आए, तो उसके बाद जो है इनका कांग्रेस का जो है किसी अधिवेशन में ये पहली उपस्थिति थी। इलाहाबाद और लाहौर के संदर्भ में मैंने बताया ही था कि लाहौर का अधिवेशन जब 1929 का हुआ था, 1929 का अधिवेशन हुआ तो पंडित नेहरू जी जब अध्यक्ष बनाए गए थे, पंडित नेहरू अध्यक्ष बनाए गए, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ही जिस दिन समाप्ति थी, तो 31 दिसंबर की रात को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का झंडा तिरंगा फहराया था। और इतना ही नहीं, 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का ऐलान किया था। ध्यान रखेंगे, आजादी से पहले 26 जनवरी भारत का स्वतंत्रता दिवस हुआ करता था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोगों ने इसको 1930 से लेकर के और 1947 तक इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया था। और जो मेरा व्यक्तिगत चैनल है जेपी सर, जीएस गुरु जेपी सर, उस पर भी मैंने जो है शॉर्ट वीडियो के रूप में इस मैटर को मैंने डाला था। क्या कि 1930 से 1947 तक हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया था। और पंडित नेहरू ने 26 जनवरी के दिन को ही जो है क्यों चुना था? वो इसलिए कि ये तिथि भी रूस की क्रांति से जो है प्रभावित है। रूस की जो क्रांति, जिसमें खूनी रविवार, कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, खूनी रविवार जो है जनवरी के अंतिम महीने को हुआ था, जब निर्दोष लोगों पर जार की सेनाओं ने गोली चलाई और जो है सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन जार के शासन को हिला दिया था। वो जनवरी के अंतिम रविवार को था। और 1930 में भी, 1929 में जो कांग्रेस का जो है अधिवेशन हो रहा था, 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को खत्म हुआ, तो अब आगे जो है 1930 ही तो पड़ रहा है। और 1930 में भी अंतिम रविवार 26 जनवरी को पड़ रहा था। पंडित नेहरू जी ने 26 जनवरी के तिथि को इसलिए जो है चुना था, ब्रिटिश हुकूमत को यह संदेश था कि अगर जो है रूस की क्रांति में खूनी रविवार मनाया जा सकता है, तो जरूरत पड़ी तो भारत में भी काम हो सकता है। इसीलिए इन्होंने रविवार 26 को पड़ रहा था, तो 26 जनवरी की तिथि को जो है इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। अगर रविवार 27 को पड़ गया होता, 25 को पड़ गया होता, तो शायद जो है आज हम लोग अपना रिपब्लिक डे 26 को न मनाते। बहरहाल आजादी के बाद जब संविधान इस दिन जो है लागू हुआ, तो फिर इसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाने लगे थे। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है आजादी से पहले अपना स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को जो है मनाते थे। और 23 मार्च वो अशुभ दिन है जब 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। उनके शहादत दिवस को उन दिनों मोहम्मद अली जिन्ना मनाता था। क्या उन तीनों क्रांतिकारियों के शहादत दिवस को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान दिवस घोषित किया? उसके पीछे राजनीति थी। उन दिनों पंजाब वाले जो क्षेत्र में जो सिख संप्रदाय के लोग थे, उनको अपने साथ जो है जोड़ना। लेकिन जैसे ही आजादी मिली, तो पाकिस्तान वालों ने सबसे अधिक अगर जो है जुर्म ढाए तो किस पर? उन क्षेत्रों में रह रहे जो सिख संप्रदाय के लोग थे, उन पर जुर्म ढाए थे। और आजादी के बाद फिर कभी पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को पाकिस्तान में नहीं मनाया गया। बहरहाल अगले प्रश्न को देखें।
अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? शिल्पी, अच्छा, ओह, यहां शिल्पी का मतलब है जो भूमिका, शिल्पी का मतलब है आप कह सकते हैं कि उदारवादी और अतिवादी इन दोनों को एक साथ लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी श्रीमती एनी बेसेंट। और किसी भी काम को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले व्यक्ति को शिल्पी कहा जाता है, न कि तुम मुस्कुराओ मत। एनी बेसेंट के ही प्रयासों से, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में। कहां पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था, लखनऊ में। और यहीं पर अतिवादी उदारवादी मतलब किसको? गरम दल और नरम दल की बात कर रहा है। गरम दल और नरम दल एक साथ आए थे। आपको पढ़ाया तो मैंने बताया कि जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में जो है टूट गई थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल वाले वो व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चल रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले के सिद्धांतों पर चल रहे थे। क्या आपके गाल पर कोई एक तमाचा मार दे तो दूसरा गाल भी जो है घुमा दीजिए, ये उदारवादी लोग थे। और गरम दल वाले लोग वो थे, अगर आपके गाल पर कोई एक तमाचा मार दे तो उस तमाचे का जवाब जो है तमंचा से दीजिए। ये वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था या अतिवादी ग्रुप था। और इन दोनों को एक साथ लाने में जो है भूमिका निभाई थी किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने निभाई थी। उस समय भी न्यूज़पेपर भारत में तो बहुत पहले ही आ गया था। इन दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक दूसरे की जो है धूर विरोधी पार्टी थी, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। ये दोनों पार्टियां एक साथ आ गई, गरम दल नरम दल ये दोनों एक साथ आ गए, यहीं पर दोनों का विलय हो गया था। फिर चल करके आगे मैं पढ़ाऊंगा कि कांग्रेस का जो है विभाजन फिर आगे चल करके होता है, जब हसन खां जो है अध्यक्ष रहे थे। बहरहाल यहां पर गरम दल और नरम दल जो कि साथ में विभाजित हुआ 1916 में, फिर आपस में जो है ये दोनों मिल गया था। एनी बेसेंट ने जो है इसमें शानदार भूमिका निभाई। वो अगले दिन के अखबारों में, उन दिनों बाल गंगाधर तिलक के अखबारों में जो है निकला, केसरी और मराठा दो उनका पत्र निकलता था, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो है मराठी भाषा में। उन्होंने लिखा कि लखनऊ का अधिवेशन बिल्कुल वैसे ही था जैसे समुद्र मंथन के बाद विष और अमृत मिला। अमृत को लेकर के जब देवताओं में और राक्षसों में विवाद हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उस विवाद का जो है समाधान किया। यानी उन्होंने उस पत्र में श्रीमती एनी बेसेंट की तुलना जो है किससे किया था? समझ गए होंगे ना, मोहिनी से। और यही वजह था कि उस समय का वायसराय जिसका नाम था जेम्स फोर्ड इस मोहिनी से, सॉरी एनी बेसेंट से नाराज हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की यह पॉलिसी थी क्या? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। और ये जितनी अलग अलग पार्टियां बिखरी हुई थी सबको इन्होंने एक जगह क्या कर दिया? ला दिया, एक जगह ला दिया। यही वजह था कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ समय तक इनको जेल में नहीं, पुलिस कस्टडी में रखे जाने के बाद इनको फिर छोड़ दिया गया। हालांकि जब तक इनको पुलिस कस्टडी में रखा गया था तब तक भारत में बहुत से ऐसे लोग थे, नेता थे, जो कि बगावत कर दिए कि भाई सबको गिरफ्तार करो, लेकिन मैडम को ना, बिल्कुल नहीं। और उसी का प्रभाव था कि 1917, ठीक इसी घटना के एक साल बाद 1917 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहली बार अध्यक्ष यहीं पर हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना, कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ही जो थे श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित की गई जो पार्टी थी जिसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग, उसके पहले सदस्य बने थे। जब सदस्य बने तो एनी बेसेंट का पत्र आता था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ मैगजीन और न्यू इंडिया, इनके दो न्यूज़पेपर आते थे। न्यू इंडिया में इन्होंने लिखा वेलकम भाईजान, किसके लिए? मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने उस पर मजा लिया। राजनीति की दुनिया में एक दूसरे की खींचतान हमेशा रहती है। उन्होंने अगले दिन अपने जो है न्यूज़पेपर से जो है इस खबर को हाईलाइटेड किया कि भाई पहले तय कर लो कि तुम भाई हो या जान हो। खैर छोड़े ये सब बातें, थोड़ी बहुत वैसे आप लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए जो है बता दी जाती हैं ताकि पढ़ते भी रहें, बोर भी ना हो। अगला प्रश्न देखें, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? पहला, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, सही था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, नहीं, नरम दल और गरम दल, कौन से? नरम दल और गरम दल दोनों जो है एक साथ मिल गए थे। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, यह भी गलत है क्योंकि अध्यक्ष जो है डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार जो है चुने गए थे। यह कह रहा है कौन सा दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? यही लिया गया था। जब मुस्लिम लीग बराबर जो है अपने लिए मांग करती थी सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन, अलग निर्वाचन मंडल। हालांकि इसकी सबसे पहले मांग जो है 1908 में हुआ था अमृतसर के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता आगा खान ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई और अंग्रेजों ने उसको स्वीकार कर लिया। जिस अधिनियम में उसको जो है अधिनियमित कर दिया गया उसी को इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1909 या भारत शासन अधिनियम 1909 या उसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो है जाना गया था। कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन 1916 में आकर के इसको जो है कांग्रेस ने भी स्वीकार किया इसी वजह से तो मदन मोहन मालवीय जी नाराज हुए और 1916 में ही उस अधिवेशन से वो सीधे पहुंचे थे हरिद्वार में, जहां कुंभ लगा था। वहां जाकर के हिंदू महासभा की स्थापना कर दी। बहरहाल इसका दूरगामी परिणाम था और वो परिणाम वो था कि अब कांग्रेस ने भी इस पर मुहर लगा दी और इस मांग को और भी जो है बुलंद करने लगे। कौन? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले। बाद में कांग्रेस अपनी बातों से जब पीछे हटने लगी तो फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते अलग अलग हो गए और हालात ऐसे हुए कि देश टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। वो गलतियां थी, हालांकि समय और सिचुएशन जो था उसके अनुसार जो है निर्णय अच्छा लिया जाता है। वो बाद में चल करके समझ में आता है कि वैसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। एक मेरे परम मित्र और करीबी व्यक्ति जिन्होंने कहा कि काश लाइफ का भी रिमोट होता, जिससे जो है लाइफ को भगा करके आगे जो है देख लिया जाता कि आगे क्या होगा, फिर उसके अनुसार निर्णय लिया जाता। लेकिन काश हमेशा काश होता है, वो कभी सही नहीं होता। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? सब तो बता दिए यार। लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात हुई थी। महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात हुई थी किससे? तो राजकुमार शुक्ला से। किससे मुलाकात हुई? राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण में जो है किसान नेता थे। शुक्ला जी भी आए हुए थे बोलने के लिए यहां पर कि किसानों की समस्याओं को वहां उठाया जाएगा, लेकिन यहां पर इतनी जद्दोजहद थी कि उनको मंच पे जगह नहीं मिला। बोलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और गांधी जी भी भारत में अभी सुपरस्टार नहीं थे, गांधी जी को भी मंच पे जगह नहीं दी गई थी। वहीं पर राजकुमार शुक्ला से और गांधी जी से मुलाकात हुई और राजकुमार शुक्ला ने अपनी बात सबसे नहीं कह पाए तो गांधी जी से कहे, और कहे ही नहीं, गांधी जी से इन्होंने निवेदन किया कि आप अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने देश में भी कुछ लोगों के लिए कुछ करें। और गांधी जी ने वादा किया कि जब रबी की फसल कट जाएगी तो मैं जरूर आऊंगा, और गए भी। चंपारण में 1917 में पहुंचे। बिहार की धरती पर जब महात्मा गांधी पहुंचे तो गए थे मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में, लेकिन वहां से लौटे महात्मा गांधी के रूप में। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प बिल्कुल सही होगा।
सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, यहीं पर कांग्रेस दो धड़ों में जो है बट गई थी। कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, क्योंकि यहीं पर बंगाल विभाजन का जो है विरोध किया गया और जिस राजनीतिक दल को अंग्रेजों ने स्थापित किया था, इसलिए कि यह राजनीतिक दल हमारा साथ देगा, यहां पर अब कांग्रेस पूरी तरीके से जो है अंग्रेजों की विरोधी संस्था के रूप में जो है काम करने लगी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सेशन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? स्वशासन की मांग तो वैसे सबसे पहले 1906 में किया गया था। कब स्वराज की मांग जो है किया गया था? कब? तो आप कहेंगे कि जी हां, कलकत्ता में जब दादा भाई नेहरू के द्वारा 1906 का अधिवेशन, इसको 6 कर लीजिए, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष बनाए गए 1906 में। वहां पर सबसे पहले स्वराज की मांग की गई, स्वशासन की मांग की गई और पहली बार इनको अध्यक्ष 1886 में बनाया गया था, जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ और तब भी यह अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और तीसरी बार इनको अध्यक्ष बनाया गया था तब 1893 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो यहां भी अध्यक्ष बने थे। 3 बार इनको भी अध्यक्ष बनने का मौका मिला। वो व्यक्ति जिनको कि भारत में किस नाम से जाना जाता था? जी हां, इनको कहां गए? यहां गए दादा भाई नेहरू जी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हम कहते ना ही गोल्ड मैन ऑफ इंडिया थे ये। फिरोज शाह मेहता, जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1890 में अध्यक्ष बनाया गया था। एसएन बनर्जी, जिनको 1895 में अध्यक्ष बनने का जो है मौका मिला। इसके अलावा 1902 में जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, अहमदाबाद अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष रहे थे। कौन? एसएन बनर्जी, मतलब सुरेंद्रनाथ जी। उन दिनों के बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, शानदार नेता थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन और ये होगा आज का अंतिम प्रश्न। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? मैंने बताया कि जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, सूरत शहर आज भी ताप्ती नदी के तट पर है। यहां 1907 में अधिवेशन हुआ। बंगाल विभाजन को लेकर के अंग्रेजों के द्वारा निर्दोष लोगों पर जो अत्याचार ढाए जा रहे थे, जो जुर्म ढाए जा रहे थे, उसको लेकर के कुछ राष्ट्रवादी जो नेता थे, युवा नेता थे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, आपके अरविंद घोष जैसे लोग, जिनका मानना था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, कुछ भी गलत नहीं है, टिट फॉर टैट। लेकिन जो उदारवादी नेता थे वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत से किसी तरीके का जो है कोई हिंसात्मक घटना जो है किया जाए, और उसके पीछे भी जो है बहुत सारे वजह थे। तो उसी समय ये गरम दल बना जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो, और नरम दल बना। मॉडरेट ग्रुप और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, इसके पहले प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी, तथा कथित इतिहासकारों ने लिखा कि दादा भाई नेहरू जी, जो कि 1892 से 95 तक कांग्रेस के ब्रिटेन में सांसद रहे थे, ब्रिटेन में सांसद रहे, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रहे थे। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि पहली बार जो है ये चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरी बार जो है इनको विजय श्री प्राप्त हुई। कहा जाता है कि ये चुनाव जीते भी थे सिर्फ 7 वोट से, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी। किसी भारतीय व्यक्ति का जो है लंदन में सांसद बन जाना बिल्कुल उन दिनों वैसे ही था जैसे भारत का कोई व्यक्ति, जैसे अमित शाह जी चुनाव जाकर के जो है पाकिस्तान में लड़े और वहां चुनाव जीत जाए। हालांकि वो जीत जाएंगे वहां भी, और उन दिनों किसी भारतीय व्यक्ति का ब्रिटेन में सांसद बनना बिल्कुल वैसा ही था। तो जाहिर सी बात थी,
अभी दादा भाई नेहरू को फिर से वहां से टिकट चाहिए था, ये फिर चुनाव लड़ने के चक्कर में थे, और जिसका वजह था कि ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ध्रुव हमेशा संभाले रहे और कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत के स्वर उठे, ऐसा ये कदापि नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां से टिकट कट जाता ना। राजनीति की दुनिया में हमेशा अपना स्वार्थ सबसे पहले नंबर पर होता है, समाज सेवा और दुनिया जहान ये सबसे बाद में होता है। दादा भाई नेहरू जी गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के जो है गुरु थे, ये भी वही वाले थे, गाल पर कोई एक तमाचा मार दे तो आप भी जो है अपना दूसरा गाल उनके तरफ घुमा दीजिए। फिरोज शाह मेहता जिनको कि 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, इनकी भी स्थिति वही थी। मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय, जबकि गरम दल के जो प्रमुख लोगों में से लाल, बाल और पाल, इसके अलावा अरविंद घोष और भी जो है दूसरे भूपेंद्र नाथ दत्त जैसे लोग भी थे जो कि, तो दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि नहीं थे। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम था? सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना इन्होंने बंगाल विभाजन के बाद 1905 में इन्होंने किया था। तो ये था आज का सेशन, और इस सेशन में बस इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा ये कुछ किताबें आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी की गई हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करिए और इन पुस्तकों को प्राप्त करिए। तो आज बस इतना ही। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? आप अपने अच्छे विचार क्लास के बाद जो है कमेंट में प्लीज जरूर करें। और आप लोगों से एक शिकवा शिकायत है, और वो ये कि आप लोग क्लास जो है शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं जो है कुछ चीजें यहाँ अच्छी बताई जा रही हैं, तो जी इसको जो है क्लास ओवर होने के बाद दूसरे ग्रुप में भी जो है शेयर करें, या क्लास जब चल रही हो 9 से 10 के बीच में, तो उस समय ही दूसरे जो एजुकेशन ग्रुप हैं उनमें अवश्य शेयर करें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। फिर मिलेंगे अगले दिन, अगले सेशन, अगले क्लास में।